द पावर ऑफ ईगो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार हम सही होते हुए भी गलत फैसले ले लेते हैं, या फिर सिर्फ इसलिए किसी से बहस करते रहते हैं क्योंकि हमारा ईगो हमें पीछे हटने नहीं देता? ईगो यानी अहंकार, एक ऐसी चीज जो हमें मजबूत भी बना सकती है और बर्बाद भी। रेमी मायर की किताब द पावर ऑफ ईगो मास्टर योर लाइफ हमें सिखाती है कि ईगो दुश्मन नहीं है। असल समस्या यह है कि हम उसे समझते नहीं हैं। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे ईगो क्या है, ये हमारे फैसलों को कैसे प्रभावित करता है, कब ये हमारे लिए काम करता है और कब हमारे खिलाफ, और सबसे महत्वपूर्ण, इसे कैसे कंट्रोल करके हम अपनी जिंदगी को मास्टर कर सकते हैं। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं, अपने ही अंदर छिपे उस ईगो को समझने के साथ। चैप्टर 1, ईगो क्या है, असली पहचान। आम गलतफहमी क्या है? ज्यादातर लोग ईगो को सिर्फ नेगेटिव चीज मानते हैं। घमंड, अहंकार, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या दिखावा। वे सोचते हैं कि ईगो बुरा है और इसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। लेखक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ईगो सिर्फ घमंड नहीं है। ईगो का मूल अर्थ है द सेल्फ या आई। ये हमारी सेल्फ आइडेंटिटी है, वो साइकिक apparatus जो हमारे जीवन की मूवी को डायरेक्ट करता है। ईगो क्यों जरूरी है? रेमी मायर लिखते हैं कि ईगो हिडन फोर्स है जो हमारे जीवन की मूवी का डायरेक्टर की तरह काम करता है। ये हमें यूनिवर्स से अलग करके एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी देता है। ये सेपरेशन, अलगाव जरूरी है ताकि हम अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली जी सकें, डिसीजंस ले सकें, गोल्स बना सकें और खुद को पहचान सकें। लेकिन समस्या कहाँ आती है? जब हम इस ईगो, सेल्फ आइडेंटिटी से ओवर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी इससे बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं, तब ईगो हमारा अपोनेंट, विरोधी बन जाता है। हम अपनी बनाई हुई स्टोरीज, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं फेलियर हूं, मैं हमेशा सही हूं, मैं विक्टिम हूं आदि से इतना आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कोई भी चीज जो उस स्टोरी को चैलेंज करे हमें बहुत दर्द देती है। हम बदलने से डरने लगते हैं क्योंकि आइडेंटिटी बदलने का मतलब लगता है मैं मर रहा हूं। ईगो रिजिड हो जाता है और हमें फ्लेक्सिबल होने, सीखने, इवॉल्व करने से रोकता है। रेमी मायर का संदेश यह है कि ईगो का पावर समझना बहुत जरूरी है। ईगो को न तो पूरी तरह नकारो और न ही उसका गुलाम बनो। इसके बजाय इसे अंडरस्टैंड करो, इसके पर्पस को जानो और इसे अपनी मूवी, लाइफ का हेल्पफुल डायरेक्टर बनाओ, न कि डिक्टेटर। चैप्टर 2, ईगो कैसे बनता है। रेमी मायर इस चैप्टर में चैप्टर 1 की नींव पर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने चैप्टर 1 में बताया था कि ईगो असल में हमारी सेल्फ आइडेंटिटी है, वो मैं कौन हूं वाली कहानी। अब चैप्टर 2 में वे ये बताते हैं कि ये आइडेंटिटी अचानक नहीं बन जाती, बल्कि ये धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट होती है। ईगो का निर्माण कैसे होता है? लेखक स्पष्ट करते हैं कि ईगो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये हमारे बचपन, चाइल्डहुड, जीवन के अनुभवों, एक्सपीरियंसेस, समाज, सोसाइटी और दूसरों की राय, अदर्स ओपिनियंस से बनता और मजबूत होता है। रेमी मायर इसे बहुत खूबसूरती से कहते हैं, हमारा ईगो हमारी कहानी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो पूरी तरह सच ही हो। ये कहानी आंशिक रूप से सच हो सकती है, लेकिन ज्यादातर बार ये दूसरों की राय, हमारी व्याख्या और बचपन के कंडीशनिंग का मिश्रण होती है। फिर भी हम इसे सच्चाई मानकर जीने लगते हैं। ईगो को अप्रिशिएट करो क्योंकि ये हमें स्ट्रक्चर देता है, लेकिन ब्लाइंडली उसका गुलाम मत बनो। इसे एक फ्लेक्सिबल स्टोरी की तरह देखो, न कि रिजिड सच्चाई की तरह। चैप्टर 3, ईगो का डार्क साइड। जब ईगो कंट्रोल में नहीं रहता तो क्या होता है? लेखक बताते हैं कि ईगो जब अनकंट्रोल्ड या ओवर डोमिनेंट हो जाता है, तब ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा अपोनेंट, विरोधी बन जाता है। ये हमें कई तरीकों से नुकसान पहुंचाता है। 1, दूसरों को सुनना बंद कर देते हैं। 2, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। 3, हर सिचुएशन में खुद को सही साबित करना चाहते हैं। 4, रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। ईगो हमें रियलिटी से दूर ले जाता है। हम सच नहीं देखते, हम वो देखते हैं जो हमारा ईगो देखना चाहता है। ये ईगो का सबसे डेंजरस इफेक्ट है।
ये ग्रोथ को कैसे रोकता है? जब ईगो रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है। हम फीडबैक को थ्रेट मानते हैं, इसलिए सीखना बंद हो जाता है। हम गलतियों से नहीं सीखते, क्योंकि गलती मानने का मतलब आइडेंटिटी का टूटना लगता है। हम स्टक रह जाते हैं पुरानी बिलीफ्स, पुरानी स्टोरीज और पुरानी बिहेवियर्स में। पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ और इमोशनल मैच्योरिटी रुक जाती है। असली फ्रीडम और पावर तब आता है जब हम ईगो को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये कैसे रियलिटी को फिल्टर कर रहा है, कैसे हमारी स्टोरी को प्रोटेक्ट कर रहा है। जितना हम ईगो को कॉन्शियसली समझेंगे, उतना ही हम इसके डार्क साइड से फ्री हो सकेंगे। चैप्टर 4, ईगो और डिसीजन मेकिंग। रेमी मायर इस चैप्टर में ईगो को अब हमारे दैनिक फैसलों से जोड़कर समझाते हैं। पिछले चैप्टर्स में उन्होंने ईगो की बनावट, उसके डार्क साइड और रियलिटी से डिस्कनेक्शन बताया था। अब चैप्टर 4 में वे दिखाते हैं कि ईगो हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कैसे साइलेंटली कंट्रोल करता है। हम अक्सर खुद को बहुत रैशनल और लॉजिकल समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे फैसले फैक्ट्स, लॉजिक और सोच विचार पर आधारित होते हैं। लेकिन रेमी मायर साफ कहते हैं, बहुत से फैसले जो हम रैशनल समझते हैं, असल में ईगो ड्रिवन होते हैं। ईगो हर डिसीजन के पीछे क्वाइटली बैठा रहता है और अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि ईगो हार नहीं मानना चाहता। ईगो के लिए सच्चाई, ट्रूथ से ज्यादा महत्वपूर्ण जीत है। मैं सही हूं वाली आइडेंटिटी को बचाना ईगो की प्रायोरिटी बन जाती है। ईगो ट्रूथ नहीं चाहता, ईगो जीत चाहता है। ईगो की मूल नेचर डिफेंसिव है। ये हमारी सेल्फ इमेज, मैं सुपीरियर हूं, को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। इसलिए जब डिसीजन लेने का समय आता है, तो ईगो हमें ऐसे चॉइसेस की तरफ पुश करता है जो हमारी स्टोरी को सेफ रखें, भले ही वो डिसीजन लॉन्ग टर्म में हार्मफुल हो। ईगो ड्रिवन डिसीजंस के नुकसान। हम गलत रिश्तों में फंस जाते हैं क्योंकि मैंने चुना है तो ये सही होना चाहिए वाली ईगो स्टोरी छोड़ नहीं पाते। बिजनेस या करियर में रॉन्ग पाथ पर चले जाते हैं क्योंकि फेलियर एडमिट करने से ईगो हर्ट होता है। हम नई अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं क्योंकि ईगो कहता है, मैं ये पहले से जानता हूं, या ये मेरी पर्सनैलिटी के खिलाफ है। छोटी छोटी डिसीजंस में भी हम इमोशनली रिएक्टिव हो जाते हैं बजाय लॉजिकली सोचने के। जब तक हम ईगो को पहचान नहीं लेते, तब तक हम सोचते रहेंगे कि हम रैशनल डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन असल में ईगो ही हमें गाइड कर रहा होता है। चैप्टर 5, हेल्दी ईगो वर्सेस डिस्ट्रक्टिव ईगो। ये चैप्टर किताब का सबसे महत्वपूर्ण कोर चैप्टर में से एक है। रेमी मायर यहाँ ईगो को 2 हिस्सों में बांटकर बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि ईगो बुरा नहीं है, बस इसका स्वास्थ्य, हेल्थ मायने रखता है। 1, हेल्दी ईगो क्या है? हेल्दी ईगो वो है जो हमें सशक्त, एम्पावर करता है, लेकिन हमें कंट्रोल नहीं करता। रेमी मायर के अनुसार हेल्दी ईगो के मुख्य गुण। पॉइंट 1, कॉन्फिडेंस देता है। आप जानते हो कि आपकी वैल्यू है, लेकिन इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। पॉइंट 2, मोटिवेशन और ड्राइव देता है। आपको लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने की एनर्जी देता है। पॉइंट 3, समझने में मदद करता है। आप खुद को रिस्पेक्ट करते हो, अपनी स्ट्रेंथ्स जानते हो, लेकिन दूसरों को नीचा नहीं दिखाते। पॉइंट 4, ग्रोथ को सपोर्ट करता है। नई चीजें सीखने, गलतियां करने और सुधारने में मदद करता है। पॉइंट 5, फ्लेक्सिबल होता है। सिचुएशंस के अनुसार खुद को एडजस्ट कर सकता है। नई इंफॉर्मेशन आने पर अपनी स्टोरी को अपडेट कर लेता है। 2, डिस्ट्रक्टिव ईगो क्या है? डिस्ट्रक्टिव ईगो वो है जो हमें कमजोर और प्रॉब्लमैटिक बना देता है, भले ही बाहर से पावरफुल लगे। इसके मुख्य लक्षण जो मायर बताते हैं। पॉइंट 1, एरोगेंट बना देता है, मैं सबसे बेहतर हूं वाला फीलिंग। पॉइंट 2, कंपैरिजन ट्रैप में फंसा देता है, हमेशा दूसरों से कंपेयर करते रहना, बेटर या वर्स। पॉइंट 3, फीडबैक एक्सेप्ट करने से रोकता है, कोई क्रिटिसिज्म सुनते ही डिफेंसिव हो जाना। पॉइंट 4, रिजिड, कठोर होता है,
अपनी पुरानी आइडेंटिटी से बहुत चिपका रहता है, बदलने से डरता है। पॉइंट 5, रियलिटी को डिस्टॉर्ट करता है, जैसा चैप्टर 3 में बताया गया था। डिस्ट्रक्टिव ईगो हमें ऊपर उठता हुआ लगता है, लेकिन असल में यह हमें अंदर से खोखला और स्टक बना देता है। माया साफ कहते हैं कि ईगो को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश करना गलत है, क्योंकि ईगो हमारे व्यक्तित्व, मोटिवेशन और आइडेंटिटी का आधार है। समस्या ईगो की एग्जिस्टेंस नहीं है, समस्या उसकी दिशा और क्वालिटी है। चैप्टर 6, ईगो और रिलेशनशिप्स। रेमी मायर इस चैप्टर में ईगो को हमारे रिश्तों, रिलेशनशिप्स के लेंस से देखते हैं। ये चैप्टर बहुत प्रैक्टिकल और रिलेटेबल है, क्योंकि ज्यादातर लोग रोजाना इसी समस्या से गुजरते हैं। लेखक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारे ज्यादातर रिश्तों के कॉन्फ्लिक्ट्स ईगो की वजह से होते हैं। जब दो लोग आर्ग्यू, फाइट या डिसएग्रीमेंट करते हैं, तो बाहर से लगता है कि वो किसी मुद्दे, इश्यू पर लड़ रहे हैं, पैसे, समय, फैसले या ओपिनियंस पर। लेकिन रेमी मायर बताते हैं कि असल लड़ाई ईगो की होती है। दोनों पक्ष अपनी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी, बनाई हुई कहानी को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। नतीजा, कोई भी झुकना नहीं चाहता, कोई भी मैं गलत था या मैं समझता हूं कहने को तैयार नहीं होता। आर्ग्यूमेंट जीतने की होड़ लग जाती है, रिलेशनशिप खराब हो जाता है। ईगो रिलेशनशिप्स को कैसे खराब करता है? पॉइंट 1, डिफेंसिवनेस बढ़ जाता है। क्रिटिसिज्म सुनते ही हम अटैक मोड में चले जाते हैं। पॉइंट 2, लिसनिंग बंद हो जाता है। हम दूसरे की बात सुनने की बजाय अपना डिफेंस तैयार करते रहते हैं। पॉइंट 3, एम्पैथी की कमी। हम दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारा ईगो खुद को सेंटर में रखता है। पॉइंट 4, राइट वर्सेस रिलेशनशिप। हम सही होने की कीमत पर रिश्ता तोड़ देते हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स ईगो से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से बनते हैं। लेखक कहते हैं कि जब आप ईगो को साइड में रखकर सुनते हो, तभी असली कनेक्शन बनता है। हेल्दी ईगो वाला व्यक्ति रिश्तों में फ्लेक्सिबल रहता है। वो जानता है कि मेरा ईगो हर्ट होना अलग बात है और रिलेशनशिप की क्वालिटी अलग बात है। वो रिलेशनशिप को ईगो से ऊपर रखता है। डिस्ट्रक्टिव ईगो वाला व्यक्ति उल्टा करता है, वो रिलेशनशिप को ईगो की प्रोटेक्शन के नीचे कुर्बान कर देता है। चैप्टर 7, ईगो और फेयर। रेमी मायर इस चैप्टर में ईगो के एक बहुत गहरे और सटल पहलू को छूते हैं, ईगो और फेयर का घनिष्ठ संबंध। ये चैप्टर पिछले सभी चैप्टर्स को जोड़ता है और दिखाता है कि ईगो हमें कैसे रोकता है। लेखक बताते हैं कि ईगो हमेशा सेफ रहना चाहता है। इसकी सबसे बड़ी चिंता अपनी आइडेंटिटी, बनाई हुई कहानी को बचाना है। जब भी कोई सिचुएशन ईगो की आइडेंटिटी को थ्रेटन करती है, तो ईगो फियर पैदा कर देता है। ये डर आमतौर पर इन रूपों में दिखता है। पॉइंट 1, फेलियर का डर। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? मेरी सक्सेसफुल वाली आइडेंटिटी टूट जाएगी। पॉइंट 2, रिजेक्शन का डर। अगर कोई मुझे रिजेक्ट कर देगा तो मेरी लाइकेबल या वर्दी वाली स्टोरी खत्म हो जाएगी। पॉइंट 3, चेंज का डर। अगर मैं नया रास्ता अपनाऊंगा तो पुरानी आइडेंटिटी जो मैंने सालों में बनाई है टूट सकती है। पॉइंट 4, क्रिटिसिज्म का डर। अगर कोई मेरी गलती निकाल दे तो मैं कमजोर लगूंगा। सबसे गहरी बात जो मायर कहते हैं, असल में ये डर रियलिटी का नहीं होता, ये ईगो के टूटने का डर होता है। फेलियर, रिजेक्शन या क्रिटिसिज्म में असल खतरा शारीरिक या फाइनेंशियल नहीं होता। खतरा ईगो को लगता है कि मैं मिट जाऊंगा अगर मेरी आइडेंटिटी चैलेंज हो गई। इसलिए ईगो हमें रोकता है। ग्रोथ और ईगो का संबंध। रेमी मायर का यहाँ बहुत पावरफुल संदेश है। ग्रोथ तभी होती है जब आप ईगो के डर को पार करते हैं। हेल्दी ईगो थोड़ा फियर फील करता है, लेकिन फिर भी एक्शन लेता है। डिस्ट्रक्टिव ईगो फियर को इतना बड़ा बना देता है कि हम पैरालाइज्ड, जड़ हो जाते हैं। असली पर्सनल ग्रोथ तभी शुरू होती है जब हम कॉन्शियसली ईगो के डर को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं। ये इजी नहीं है, लेकिन यही मास्टरी का रास्ता है। चैप्टर 8, ईगो को पहचानना
सेल्फ अवेयरनेस। ये चैप्टर पहला और सबसे जरूरी कदम बताता है, ईगो को पहचानना, अवेयरनेस। लेखक कहते हैं कि ईगो को मास्टर करने का पहला कदम इसे कॉन्शियसली पहचानना है। जब तक आप नहीं जानते कि ईगो कब और कैसे एक्टिव हो रहा है, तब तक आप उसके कंट्रोल में रहेंगे। जैसे ही आप अवेयरनेस बढ़ाते हैं, ईगो का ऑटोमेटिक कंट्रोल कम होने लगता है। ईगो एक्टिव होने के मुख्य संकेत, साइंस। माया इस चैप्टर में कुछ क्लियर इंडिकेटर्स बताते हैं जिन्हें ऑब्जर्व करके आप समझ सकते हैं कि ईगो काम कर रहा है। पॉइंट 1, तुरंत रिएक्ट करना, इमीडिएट रिएक्शन। कोई बात सुनते ही गुस्सा, डिफेंसिवनेस या जस्टिफिकेशन शुरू हो जाना। सोचने का समय लिए बिना जवाब दे देना। पॉइंट 2, प्रूव करना चाहना कि आप सही हैं। डिबेट या आर्ग्यूमेंट में फैक्ट से ज्यादा मैं सही हूं साबित करने की कोशिश। दूसरे की बात सुनने की बजाय अपना पॉइंट मनवाने की अर्जेंसी। पॉइंट 3, क्रिटिसिज्म से अनकंफर्टेबल होना। फीडबैक सुनते ही शरीर में टेंशन, दिल की धड़कन बढ़ना या मन में ये गलत है वाली फीलिंग। क्रिटिसिज्म को पर्सनल अटैक मान लेना। जैसे ही आप ईगो को पहचान लेते हैं, आप उसके कंट्रोल से बाहर निकलने लगते हैं। रेमी माया एक्सप्लेन करते हैं कि ईगो की सबसे बड़ी ताकत अनकॉन्शियसनेस में है। जब ईगो बिना जाने समझे काम करता है, तब वो आपको फुली कंट्रोल करता है। लेकिन अवेयरनेस की रोशनी में ईगो कमजोर पड़ने लगता है, जैसे अंधेरे में छिपा हुआ कोई चीज। रोशनी पड़ते ही उसका प्रभाव कम हो जाता है। चैप्टर 9, इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना। रेमी मायर इस चैप्टर में ईगो के एक बहुत सटल और पावरफुल इल्यूजन को तोड़ते हैं, परफेक्शन का भ्रम। लेखक बताते हैं कि ईगो परफेक्शन चाहता है क्योंकि परफेक्शन ईगो की आइडेंटिटी को पूरी तरह सेफ और सुपीरियर बनाए रखती है। अगर आप परफेक्ट हैं, तो कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता और फेलियर का डर भी नहीं रहेगा। ईगो सोचता है, अगर मैं परफेक्ट बन गया तो मेरी स्टोरी कभी टूटेगी नहीं। मैं हमेशा वर्दी, इंटेलिजेंट, सक्सेसफुल और लाइकेबल रहूंगा। लेकिन परफेक्शन एक इल्यूजन है। वास्तविकता यह है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता। परफेक्शन की कोशिश में हम अपनी ह्यूमैनिटी, मानवता को डिनाई करते हैं। जितना ज्यादा हम परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम अपनी असली ताकत और पोटेंशियल से दूर जाते हैं। असली फ्रीडम कब मिलती है? लेखक का सबसे गहरा और लिबरेटिंग संदेश यह है, जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि मैं इम्परफेक्ट हूं और ये ठीक है, तभी असली फ्रीडम मिलती है। पॉइंट 1, अपनी गलतियों, कमजोरियों और लिमिटेशंस को बिना शेम के स्वीकार करना। पॉइंट 2, खुद से कहना, मैं इम्परफेक्ट हूं लेकिन फिर भी वैल्यूबल हूं। पॉइंट 3, परफेक्शन की चेस छोड़कर प्रोग्रेस पर फोकस करना। पॉइंट 4, गलतियां करने की इजाजत देना, क्योंकि गलतियां ही सीखने और बढ़ने का रास्ता है। ईगो हमें परफेक्शन की इल्यूजन में कैद रखता है, जिससे हम स्ट्रेस, फियर और सेल्फ जजमेंट में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम कॉन्शियसली इम्परफेक्शन को स्वीकार कर लेते हैं, तब ईगो का कंट्रोल कम होता है और हम अपनी असली पोटेंशियल के साथ जीना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 10, लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल। रेमी मायर इस चैप्टर में ईगो की एक और बड़ी कमजोरी को उजागर करते हैं, कंट्रोल की भूख। ईगो कंट्रोल क्यों चाहता है? लेखक स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ईगो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि जब सब कुछ नियंत्रण में होता है तो ईगो की आइडेंटिटी सुरक्षित लगती है। अगर कोई चीज कंट्रोल से बाहर चली जाती है तो ईगो को लगता है कि उसकी पावर और वर्थ पर सवाल उठ रहा है। लाइफ की रियलिटी वर्सेस ईगो की एक्सपेक्टेशन। लेकिन मायर रिमाइंडर देते हैं, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। चाहे हम कितना भी प्लान करें, कितना भी एफर्ट करें, बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। एक्सीडेंट्स, दूसरों के फैसले, सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो सकता है। जब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तब ईगो फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, एंग्शियस या डिप्रेस्ड हो जाता है। यह फ्रस्ट्रेशन असल में ईगो के टूटने का संकेत होता है। आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते,
लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यही मैच्योरिटी है, उन चीजों को एक्सेप्ट करना जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और जिन चीजों पर आपका कंट्रोल है, अपनी थॉट्स, इमोशंस और रिस्पॉन्सेस, उन्हें कॉन्शियसली मैनेज करना। लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? पॉइंट 1, जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं तब स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत कम हो जाता है। पॉइंट 2, ईगो रिजिड होने की बजाय फ्लेक्सिबल हो जाता है। पॉइंट 3, आप प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा जी पाते हैं। पॉइंट 4, असली इनर पीस और फ्रीडम मिलती है। मायर पूरे किताब में यही कह रहे हैं, जितना ज्यादा आप कंट्रोल छोड़ोगे उतना ही आप फ्री हो जाओगे। आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एक्सेप्ट करें और सिर्फ अपनी रिस्पॉन्स को कंट्रोल करें। और इसी के साथ हमारी इस यात्रा का अंत होता है। आज आपने जाना कि ईगो कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो सही दिशा में हो तो आपको ऊपर उठाती है और गलत दिशा में हो तो आपको रोक देती है। अब जब भी आप किसी सिचुएशन में रिएक्ट करने वाले हो, एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये मैं हूं या मेरा ईगो बोल रहा है? शायद यही छोटा सा सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।